बनकर आया हूँ, तो मेरा ये दायित्व था कि मैं हर एंगल से समझने का प्रयास करूं कि मुझे किस तरह से कहाँ क्या काम करना है। तो ये सब जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक की आवाज़ हैं, इनको भी, इनके बीच में भी आकर के परिचय भी करूं और इनसे समस्याओं को समझ करके जो इनकी मैं मदद कर सकता हूं वो मैं आगे उसकी मदद करने का प्रयास करूँगा। और जो कुछ भी मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो अनुभव है मेरे, वो भी मैंने शेयर किए हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं तब हमारा सिंबल पार्टी होती है, लेकिन इलेक्ट हो जाने के बाद सारी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब हमारा काम करने का तौर तरीका सारी जनता को ध्यान में रख करके ही आगे करना चाहिए। और जहाँ जहाँ लीकेज लगता है कि यहाँ आमदनी बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। छोटे लोगों को कम से कम परेशान किया जाए और बड़े लोगों से कुछ से शक्ति करने से अगर हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है तो पहले उस पर प्रयास करना चाहिए। और सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि हम पार्टी अलग अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ के विकास के लिए हम सबका दिमाग एक होना चाहिए कि किस तरह से हम चंडीगढ़ को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरी जो कुछ ध्यान में था, मैंने कुछ सुना है, ये मुझसे मदद चाहते हैं, सरकार से मदद चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम इनकी बात को कैसे पूरी कर सकते हैं। प्रयास एक सर रिंग रोड की आपने बात की, स्पेशली कि ट्रैफिक की समस्या के लिए रिंग रोड बनना चाहिए, इसके लिए देखो सामान्यतः क्या है कि प्रपोजल तो बना करके अपने को भेजना पड़ेगा। अगर प्रपोजल बना करके भेजेंगे तो आगे पैसे स्वीकृत होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कुछ साइट बनी हुई है, कुछ साइट बननी है, तो मैं सोचता हूँ एक बार कम से कम मैप पे ये मार्किंग हो जाए कि ये रिंग रोड यहाँ से टच करेगी, तो फिर उसमें से लैंड कितनी आती है, एक्विजिशन कितना आता है, फॉरेस्ट लैंड आता है क्या, बाकी कुछ आता है क्या। जब तक आउटलाइन नहीं बनती तब तक इसको स्वीकृत कराने में संभव नहीं लगता है। आउटलाइन बन जाएगी तो स्वीकृत करेंगे। सर ये खामियां जो 6 महीने में 1400 भर्तियां हुई है, जो पार्षदों ने भी उठाया कि उनका कोई व्यक्ति नहीं रखा गया। देखो मैंने किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं, मैंने तो जो चार्ट पे देखा और उसको देखने से लगा कि जो संख्या 2200 थी वो आज 7000 से ऊपर क्रॉस कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं इसको हमें रोकना चाहिए। आवश्यक हो वहाँ रखना चाहिए, आवश्यक नहीं है उसको कैसे कम करते हैं। सारा का सारा एक दिन में नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाएगी, जो जनप्रतिनिधि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ करके कैसे ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे माननीय श्री पंजाब के गवर्नर साहब और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी आज हाउस में आए थे। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और पूरे हाउस ने बल्कि उनसे कुछ बहुत ही निवेदन किए हैं कि हमें या तो कोई डिपार्टमेंट दिया जाए या आर्थिक संकट से हमें निकाला जाए, जिससे हमें मतलब एमसी को जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है 200 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है वो पूरी करने की हमारी जो है एमसी को दिए जाएँ, उससे हमारा जो है स्टेबल कोई स्थिति हो सके। और उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पांस लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो एडमिन से वो इस बारे में बात करेंगे, एडवाइजर साहब से बात करके आपको जो भी जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करा सकते हैं वो कराएंगे। सर अगर पहले की गल की तो किन्नी को उधरों फाइनैशियल सहायता जी गवर्नर साहब वालों हो रही है, तो हूँ कहा जा रहा कि 800 करोड़ के लिए वो भी उन्ना को दिया जाए ताकि नहीं, वो आपको शायद सुनने में वो लग गया। हमने जो ग्रांट मांगी थी दिल्ली सरकार से, जो हमारा सेंटर से बनता है, 1650 करोड़ था। हमने कहा अगर वो उतना भी नहीं दे सकते, कम से कम उसका आधा ही दे दे 800 करोड़। तो लेकिन हमें मिल रहा 560 करोड़ रुपये है, जिससे कि एमसी की जो वित्तीय हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हमने कहा अगर वो पूरा नहीं दे सकते 1650 करोड़ रुपया, तो कम से कम 800 करोड़ ही दे दें, उससे भी हम अपनी एमसी को चलाने की क्षमता रखते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं हुआ, तो वो भी डिमांड रखी गई है अगर ऐसा कुछ होता है, सेंटर से भी कोई ग्रांट मिलती है तो उसके बारे में बात की जाएगी। मेरे साहब एक इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर हम देखते जाए तो नॉर्थ इंडिया में सबसे कॉस्टली सिटी चंडीगढ़ माना जाता है, चाहे वो पानी के बिल को लेके कह लीजिए, चाहे बिजली को। फिर भी हम क्यों इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ाने या टैरिफ को बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए ऐसा है कि वो एजेंडा पहली बात तो विड्रॉल कर लिया गया है, हाउस में उस पर चर्चा ही नहीं होगी। और उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में क्या बताऊं, जो एजेंडा ही हमने विड्रॉल कर लिया गया है कि उसमें हम लोगों के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते। सर गौशाला का मुद्दा अंदर उठता हुआ जरूर नजर आया,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ कर रहे हो तो छाड़ भी नहीं की? जी बिल्कुल, वो आपने देखा होगा हाउस में मैंने अधिकारियों से कहा है, अगर जिस अधिकारी के उसमें ये टर्म काल में हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 17 लाख रुपए अगर बिल खड़ा होना एक दिन में तो नहीं हुआ होगा या एक महीने में नहीं हुआ होगा, तो जिस भी अधिकारी का फेलियर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मेरे साहब एक चीज़ हमने नोट की है, आपने भी की होगी, जो चीज़ बिल्कुल ठीक पड़ी है, अगर पेवर ब्लॉक कर लीजिए या जो साइड पे जो पत्थर का जो हम लगाते हैं रोड्स के साइड पे सिलियाँ कह लीजिए, उसके बाद ठीक होने के बावजूद भी उसको फिर से उखाड़ के फिर लगाया जाता है। क्या उससे नहीं लगता भी जो हमारा जो बर्डन है और एमसी के ऊपर पड़ता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? ठेकेदारों को क्यों बार बार इस चीज़ के लिए बोला जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आपके कोई संज्ञान में आया तो ज़रूर मेरे संज्ञान में लाइएगा और मैं उस पर कार्रवाई भी करूँगा। लेकिन होता ही है कि हर एक चीज़ की एक टाइम लिमिट है, लाइफ है। जैसे कि हमारा मान लीजिए सड़कों की हमने 3 साल 5 साल रखी हुई है, इसी तरह से हमारी जो टाइलें हैं उनकी भी 7 साल 10 साल ऐसे लिमिट रखी हुई है। जब वो इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उस पर चलना दुर्भर हो जाए पब्लिक का, तो वो चेंज की जाती है। उसके साथ साथ ही हमें कर्ब चैनल भी चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मिट्टी डलती जाएगी तो वो ऊंचा हो जाएगा, तो कर्ब चैनल भी हमें चेंज करने पड़ जाते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम जो ठीक ठाक स्थिति में उसे ख़राब करके उसे फिर दोबारा नवा लगाया जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आपके संज्ञान में कुछ आया तो इस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी।